Hello everyone, welcome back my welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that I am Akshay Jain और हम लोगों ने CSIR नेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स चलाया हुआ है YouTube के ऊपर, जहां हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्टिंग की हुई है और क्लासिकल मैकेनिक्स के लास्ट 8 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप लोग ये लेक्चर नंबर 9 समझिए, लेक्चर नंबर ये 9 है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग लैग्रेंजन की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और लैग्रेंजन के ऊपर ये लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो इसके पहले 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो आप लोग एक बार देख लेना कि लैग्रेंजन के ऊपर कितने प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। और इसी ऑर्डर में आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन द लैग्रेंजियन, ठीक है। और अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार मेरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दैट आई एम अक्षय जैन, लाइक, और क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्या मेरे क्वालिफिकेशंस हैं। और अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हो देन यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहाँ पे आप लोग मुझे लाइव देख सकते हो, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ओके। और प्लस के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको वहाँ भी लाइव लेक्चर मिल जाएंगे। रेफरल कोड यूज लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट वहाँ मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग फटाफट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा लैग्रेंजियन को बेस्ड है। देखते हैं, सॉलिड सिलेंडर अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम का क्या निकालना है, लैग्रेंजियन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। कहने का मतलब ये है, आप लोग चेक करो यहाँ पे क्या चीज है। सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, समझना है यहाँ पे। ये जो सिलेंडर है वो सॉलिड है, ठीक है। और ये एक मासलेस स्प्रिंग से अटैच्ड है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप यहाँ देखना, आप अगर देखोगे तो जब ये सिलेंडर मोशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी। जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगी तो ये जो मास m वाला सिलेंडर है, जिसका मास है, केवल मास यहाँ पर सिलेंडर के पास अवेलेबल है, स्प्रिंग के पास कोई मास नहीं है। स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, समझना। तो जब ये सिलेंडर या ये जो मास m है ये मोशन करेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी आपकी। तो सिलेंडर ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, समझ रहे हो। और सिलेंडर जो है वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। इसका मतलब सिलेंडर के पास में दोनों तरह की मोशन है। तो यहाँ पर हम जब काइनेटिक एनर्जी यूज में लेंगे तो एक तो यूज में आएगी यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि उसका वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, ओके। जब रोटेशन की बात करते हैं तो आप लोग जानते हो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई कहलाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज यू नो दैट, ठीक है। तो अब देखना, मेरी बात सुनो। ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के बीच में। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ठीक है। तो जैसे आप ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और सिलेंडर की अगर बात करेंगे तो फॉर सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए यहाँ पे देखना आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको समझाता हूँ। अगर सिलेंडर जो है, अगर ये जो आपका सिलेंडर है, दिस कॉल्ड द सिलेंडर, ये सॉलिड है, ठीक है। अगर सिलेंडर आपका इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, ये जो एक्सिस मैंने बनाई है, अगर आपका सिलेंडर इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, लाइक डिस्क। डिस्क जानते हो, चकती, ठीक है। जो चकती होती है, डिस्क होता है, ये डिस्क कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिस्क को जमाते जाओगे जमाते जाओगे जमाते जाओगे तो अरेंज करते जाओ डिस्क को एक के ऊपर एक, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसके सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस, ये होता है डिस्क। तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस जा रही है, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और वही सिलेंडर के लिए होता है ना।
तो सिलेंडर की अलग अलग एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अलग अलग है। तो आप लोग समझना, अगर मैंने सिलेंडर को अटैच किया है स्प्रिंग से, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे अटैच होगा, और तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो इस प्रकार से अटैचमेंट होगा उसका, ये अटैचमेंट होगा। और जब सिलेंडर रोटेट करेगा, या फिर आप लोग इसको 3D के अंदर मानो, तो ये ऐसा रखा हुआ है सिलेंडर, ये आपको दिख ऐसा रहा है, ये सिलेंडर है, तो ये ऐसे रोटेट होगा, समझा ना। इसको रोटेट कराओगे आप लोग तो ये ऐसे रोटेट होगा, है ना। अब ये जो इसका रोटेशन है, ये किस एक्सिस के अराउंड है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से इधर जो एक्सिस निकल रही है ना, उसके अराउंड इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो जब सिलेंडर इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, और ये इस तरह ही रोटेट होगा अगर आपने स्प्रिंग से बांधा हुआ है, तो समझना इस चीज को, ठीक है। तो सिलेंडर को स्प्रिंग से हमने बांधा हुआ है, तो ये जब लुढ़केगा तो ये ऐसे तो लुढ़केगा, और समझ रहे हो, तो ये ऐसे हमारा सिलेंडर लुढ़कता है, मतलब मोशन करता है। तो सिलेंडर जब ये ऐसे मोशन करेगा, लाइक दिस तरह से मोशन करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से जब वो मोशन करेगा या लुढ़केगा सिलेंडर, तो जब वो सिलेंडर लुढ़कता है तो वो रोटेट करता है इस एक्सिस के अराउंड, और इस एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, समझना। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका। तो आई बराबर आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा सिलेंडर का, और सिलेंडर आपका इस एक्सिस के अराउंड ही लुढ़कता है ऐसे, लाइक दिस, ये ऐसे लुढ़कता है सिलेंडर, ठीक है ना। तो जब वो लुढ़केगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अराउंड आपको निकालना पड़ेगा, इसी एक्सिस के अराउंड उसका रोटेशन होगा, दैट इज आई बराबर mr²/2। आई का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पुट कर दोगे और सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, रोटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², सेम हो जाएगी। और यहाँ पे स्प्रिंग है, तो मैंने आपको समझाया था जब स्प्रिंग आती है तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx²। अब यहाँ पे मास हाइट कंटेन तो नहीं कर रहा, आपका मास एक्सिस पर रखा हुआ है, आपके मास के लिए हाइट 0 है, आपके मास के लिए हाइट क्या है, 0 है, इसलिए वो वाला फॉर्मूला तो यूज आएगा नहीं mgh वाला, क्योंकि y एक्सिस तो कुछ है नहीं इसके पास, तो mgh तो यूज आएगा नहीं। तो यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, स्प्रिंग के पास है। तो स्प्रिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ kx² फॉर द स्प्रिंग। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दो प्रकार से हो गई, देखो काइनेटिक एनर्जी दो प्रकार से है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली और रोटेशन वाली, और यहाँ पर पोटेंशियल तो इतनी है ही सही। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। ये हमारे पास 11th क्लास का मेथड है ये, ठीक है ना। ये भी लैग्रेंजन वाला सिस्टम नहीं आया, लैग्रेंजन वाले से भी कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। बट लैग्रेंजन वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, लैग्रेंजन वाले में आपको करना पड़ेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, बस ये वाला आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। मतलब लैग्रेंजन बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv² प्लस हाफ mv², मतलब रोटेशन प्लस ट्रांस माइनस का हाफ kx²। बस ये आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यहाँ से आप लैग्रेंज निकाल सकते हो, बट एक बार 11th वाला मेथड भी देख लो फटाफट। एनर्जी बराबर क्या होती है, कंजर्व होती है। तो जब एनर्जी का आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो मैंने टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो dx/dt को भी होगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो dx/dt, फिर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, d2x/dt² प्लस इसका 2 आगे आ जाएगा, तो 2kx/2 dx/dt। सोल्व करोगे तो dx/dt यहाँ पे, इसका मतलब इसको आप हटा दो तो एक तरह से ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो d2x/dt², और 3/2 m का आप डिवाइड कर दो तो 2/3 m। तो यहाँ पे आप जानते हो ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इस तरह से बनती है ना, d2y/dx² प्लस, ये जो भी इक्वेशन बनती है ना इस तरह की, वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे x का जो मल्टीपल होता है वही कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है, 2k/m है, तो ओमेगा² बराबर क्या कहलाएगा, 2k/m, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, √2k/m। तो ये तो हमारे पास 11th क्लास का मेथड है। अब सेकंड मेथड जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो है हमारा लैग्रेंजियन मेथड।
लैग्रेंजियन मेथड बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है। आपको निकालना है टोटल एनर्जी, है ना। इसको मैंने शायद एनर्जी को गलत लिख दिया यहाँ पे ऊपर, एक वापस आते हैं हम लोग। हाँ, इसको हमने गलत कर दिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। 1/2 1/2 कितना था, 1/4, तो ये 1/4 होगा। ओके, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एम वी स्क्वायर, तो ये सही रहेगा। आगे देखते हैं ना, तो इसको आप लोग समझना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ये, अब समझना आप सही है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, दैट इज 3/4 एम वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर केवल एक ही कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो है एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जनरलाइज, यहाँ पे वी बराबर भी क्या है, एक्स डॉट है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अराउंड चेंज हो रहा है ना, इसलिए मास जो है उसमें वेरिएशन केवल एक्स के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखना लैग्रेंजियन बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल कर दिया, यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डॉट, तो v की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स डॉट लिख दिया। तो माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ मोशन करस्पॉन्डिंग टू एक्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक्स का करस्पॉन्डिंग निकलेगा। तो हम लोग बखूबी जानते हैं क्या होती है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है, जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है उसका माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू है बराबर 0। तो यहाँ पे आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, x है, क्योंकि x ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको x लिख दें और इसको सोल्व करें, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट निकालो। तो यहाँ पे v की जगह आपने x डॉट पुट कर ही दिया, ठीक है। तो केवल जब आप x डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो केवल x डॉट का ही डिफरेंशिएशन होगा, x का नहीं होगा, क्योंकि x डॉट और x अलग अलग है। लैग्रेंजियन डिपेंड करता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, याद रखना। तो जब आप x डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो केवल x डॉट का ही होगा, x का नहीं होगा, है ना। तो x डॉट का होगा तो x डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और माइनस माइनस प्लस, और x का होगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x निकालोगे तो केवल इसी का होगा, x का होगा। तो इसको आप x को निकाल लो इस तरीके से। ओके, फिर सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो सिंपल इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, दिस इज द सिंपल इक्वेशन। तो ये हमारा लैग्रेंज मेथड है, किसी मेथड से आप करो, दोनों ही मेथड से आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी 2k/m। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, आपको एक प्रॉब्लम दी होती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्रॉब्लम के लिए उसकी टोटल एनर्जी निकालो, अगर केवल ट्रांसलेशनल मोशन है तो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जितने मासेस हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी टर्म। अगर पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओके, और जितने मास हाइट कंटेन कर रहे हैं तो mgh, अगर नहीं है तो फिर आप स्प्रिंग का निकालें सिंपली, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग फिर उसको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में लेके आना है, उसको फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म देनी है जो मैंने आपको बताई थी वैसे, और फिर उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है कंपेयर करके, है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, एक मास है जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच है, इस तरह की प्रॉब्लम है और आपको इसका निकालना है लैग्रेंजियन, सपोज समझना है इस चीज को। तो इस तरह की ये केवल ये इसको आप, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल y लिखा हुआ है ना। तो एक तरह की स्प्रिंग है, ओके। तो यहाँ पे आप देखना करना क्या है, यहाँ पे केवल इतना करना है कि इस तरह का एक प्रॉब्लम है, अगर आप वर्टिकल मानते हो तो भी ठीक है, हॉरिजॉन्टल मानते हो तो भी ठीक है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसा ले लिया, ठीक है। अब मुझे, आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो। अगर आप ऐसा लेते हो तो x एक्सिस चेंज होगा, अगर आप ऐसा लेते हो तो y एक्सिस चेंज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे भी ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रॉब्लम को ऐसा लिया हुआ है, तो यहाँ पे
अब आपकी स्प्रिंग के पास मास है, याद रखना, अब आपकी स्प्रिंग के पास में क्या है, मास है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि स्प्रिंग का मास भी चेंज होगा, तो सपोज मास डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने स्प्रिंग का ये वाला एलिमेंट लिया है जरा सा, इस एलिमेंट का मास मैंने डीएम मान लिया, तो डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई सपोज, ठीक है। और इस मास को ये रेफरेंस एक्सिस मान लो आप लोग, रेफरेंस एक्सिस मान लो, ठीक है। मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, दोनों डायग्राम एक ही है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे उसको खींचते हो, मैंने वाई पर खींच दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो मैं वाई पर इसको स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, उसका वाई एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखना बेसिकली जब आप उसकी वाई के अंदर खींचते हो तो इसके रेफरेंस पॉइंट से वाई डिस्टेंस पर एक मास डीएम मैंने माना, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई, और एल लेंथ का आपका स्प्रिंग है और उसका मास एम मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम मास अटैच है पहले अवेलेबल, तो यहाँ पे देखना अगर पार्टिकल की स्प्रिंग का मास जो है वो स्प्रिंग का मास वेरी कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जितने मासेस उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म, गॉट इट। तो यहाँ पे अब दो मास हो गए, एक तो ये वाला मास जो लटका रखा है स्प्रिंग से, और एक स्प्रिंग का खुद का मास, समझना स्प्रिंग का खुद का मास भी है अवेलेबल। तो मास स्प्रिंग का वेरी कर रहा है सपोज, क्योंकि स्प्रिंग खुद वेरी कर रही है ना। स्प्रिंग जब स्ट्रेच्ड होती है तो उसका मास जो है वो किसी हिस्से में ज्यादा होता है और किसी हिस्से में कम होता है, क्योंकि उसका मास, अगर स्प्रिंग दबी हुई रहती है तो मास एक जगह कंसंट्रेट होता है, जब वो स्ट्रेच्ड होती है तो उसका मास जो है वो फैल जाता है, इसलिए उसका मास जो है वो वेरी कर रहा है एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसलिए मुझे वेरिंग मास लेना पड़ेगा स्प्रिंग का, समझ में आ रहा है। और स्प्रिंग का वेरिंग मास लेने के लिए मुझे मान लिया रेफरेंस एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर डी वाई मोटाई का एक स्प्रिंग ले लिया मैंने, जिसका मास कितना मान लिया मैंने, डीएम मान लिया, समझना, ठीक है। तो डीएम बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई। अब ये एल लेंथ का है और ये वाई एक्सिस पर है सपोज, तो यहां पे आप ऐसा मान सकते हो सपोज एल अपॉन वी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी डैश, वाई अपॉन वी डैश, सॉरी, एल अपॉन वी इज इक्वल टू वाई अपॉन वी डैश। एक तरह से आप इक्विलिब्रियम मान सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पार्टिकल का जो स्प्रिंग है वो उस तरह से वेरी कर रहा है। तो वेरिंग मास का वेलोसिटी है, देखो यहाँ पर ये आप मान लो ये वेलोसिटी है, क्योंकि स्प्रिंग जब स्ट्रेस्ड होगा तो उसका मास वेरी करेगा, तो उसका मास के पास वेलोसिटी भी तो आएगी। जब स्प्रिंग को स्ट्रेस्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका मास के पास वेलोसिटी आएगी। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये जो डीएम मास है, ये जो डीएम मास है, ये जब खींचेगा नीचे स्ट्रेस्ड होगा तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, वी डैश मान लेता हूं मैं, इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी डैश मान लेता हूं। और ये जो पूरी स्प्रिंग है, इस पूरी स्प्रिंग का वेलोसिटी मैं मान लेता हूं वी, ठीक है। तो जब ये खिंचती है ना तो इनका रेशियो सेम रहता है, तो एल अपॉन वी, एल अपॉन वी किसका मास मान लो, इसका मास मान लो, क्योंकि अगर स्प्रिंग खिंचेगी तो पूरी स्प्रिंग का जो वेलोसिटी है वो इस मास के अंदर अवेलेबल है। ये जो नीचे वाला मास है ना एम, इस नीचे वाले मास के अंदर अवेलेबल है, और इस नीचे वाले मास का वेलोसिटी कितना है, वी है, क्योंकि पूरी स्प्रिंग जो है इसी से मेंटेन हो रही है, इस वाले मास से। तो कंप्लीट स्प्रिंग का लेंथ अपॉन कंप्लीट स्प्रिंग का वेलोसिटी बराबर वाई एक्सिस पर जो मास रखा हुआ है वाई डिस्टेंस पर अपॉन उसका वेलोसिटी। तो ये दोनों का रेशियो सेम रहता है पूरे सिस्टम में, जितना वेलोसिटी नीचे वाले मास का बढ़ता है उतना उसी रेशियो में वेलोसिटी इस डीएम मास का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला इक्वेशन वहां पे वर्क कर जाएगा, एल अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डैश अपॉन वाई अपॉन वी डैश, ठीक है ना। और वी क्या है, यहाँ नीचे वाले का है, वी डैश क्या है, इस डीएम मास का है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर जो नीचे वाले मास का है, और प्लस हाफ डी एम वी डैश स्क्वायर, डीएम क्या है, वाई एक्सिस पर जो वाई डिस्टेंस पर आपका मास रखा हुआ है डीएम, वो मल्टीप्लाई विद उसका वेलोसिटी वी डैश स्क्वायर। अब मैंने वी डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, इस इक्वेशन से वी डैश बराबर क्या हो गया हमारे पास, वी डैश बराबर हो गया v अपॉन एल मल्टीप्लाई विद द वाई। तो वी डैश की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डीएम की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी मैंने ऊपर से, क्योंकि वेरिंग मास है,
ओके। और ये जो वेरिंग मास है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से L तक वेरी करेगा। 0 से L के तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, वेरी करवा दिया और इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब लैम्डा जो है मास डेंसिटी हो तो सेम रहेगा। तो अगर स्प्रिंग का मास मैं m मान लेता हूँ सपोज, तो उसी स्प्रिंग का मैं मान लेता हूँ m मास, इसको स्मॉल m, इसको कैपिटल M, तो एक को आपको स्मॉल m मानना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये जो मास लटक रहा है ना इसको स्मॉल m मान लेता हूँ मैं, ये जो मास नीचे लटक रहा है उसको स्मॉल m मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये स्मॉल m मान लो, ये स्मॉल m मान लो, इसको स्मॉल m मान लो, और जो स्प्रिंग है उसका मास कैपिटल M मान लेता हूँ, स्मॉल m मान लो इसको, तो स्मॉल m v स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और ये जो आपका लेमडा बराबर कैपिटल M पूरी स्प्रिंग का मास अपॉन स्प्रिंग की लेंथ, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन l हो जाएगा। तो कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, स्प्रिंग का मास कैपिटल M मान लो, और ये जो मास लटका है उसका स्मॉल m मान लो, स्मॉल m v स्क्वायर। सोल्व करो इसको सिंपली, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, ये कैपिटल M है यहाँ पे, कैपिटल M v स्क्वायर अपॉन l क्यूब मल्टीप्लाई विद द l क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और आगे सोल्व करोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्मॉल m है, v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v स्क्वायर अपॉन l क्यूब मल्टीप्लाई विद द l क्यूब अपॉन 3। सोल्व करोगे तो ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन 3, और यहाँ पे केवल स्प्रिंग ही आपका है, क्योंकि देख लो आप लोग, यहाँ पर जो आपका मास है वो कोई हाइट कंटेन नहीं कर रहा, इसको ऐसे डायग्राम बनाया है मैंने, यहाँ पर ये वाला जो मास है ये बिल्कुल भी हाइट कंटेन नहीं कर रहा, स्प्रिंग भी हाइट कंटेन नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये डायग्राम को इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, समझ में आ रहा है, ये डायग्राम मैंने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, तो हाइट कंटेन नहीं कर रहा है आपका पार्टिकल, वाई एक्सिस पर कोई हाइट कंटेन नहीं कर रहा, जो भी चेंज है वो जेड में एक्स में चेंज है, इस तरफ चेंज है ना। तो आप लोग ऐसे मत समझना कि इस डायग्राम में ये हाइट कंटेन कर रहा है, कोई हाइट कंटेन नहीं कर रहा है, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी, स्प्रिंग की आएगी। तो इस डायग्राम को मैंने ऐसे बनाया हुआ है, वरना ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है, एक्चुअल डायग्राम ऐसा है, उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है समझने के लिए। हाइट कंटेन नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहला मेथड तो ये वाला जो है जो मैंने आपको समझाया था 11th क्लास का है, वो तो ये है ही सही, ऐसे आप निकाल सकते हो। बट हम लैग्रेंजन मेथड को काम में लेते हैं यहाँ पे, लैग्रेंजन के अंदर अगर हम काम में लेते हैं, सेकंड मेथड हो जाएगा लैग्रेंजियन, काइनेटिक एनर्जी माइनस का पोटेंशियल, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना है ये, और यहाँ पर v बराबर क्या है, चेंज, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, तो हमने केवल x में डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, x डॉट हो जाएगा, ठीक है ना, v बराबर क्या हो जाएगा, x डॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो v में चेंज केवल x डॉट में चेंज आएगा, फिर आपने केवल v बराबर x डॉट लिख दो, यहाँ पर आपका जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो केवल क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, बस समझने वाली बात इतनी सी थी ऊपर, बाकी तो सिंपल है। हम लोगों ने इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही करना है, तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है आपको, तो m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन ये, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, सेम वही काम करना है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखना टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है m के ऊपर, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है यहाँ पे m के ऊपर, m स्क्वायर के ऊपर, t स्क्वायर बराबर डिपेंड कर रहा है m के ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका स्प्रिंग का मास बढ़ता जाएगा, ये देखो ये कैपिटल M क्या है, स्प्रिंग का मास है, तो स्प्रिंग का मास बढ़ता जाएगा तो इस तरीके से आपका आता जाएगा, आप लोग इस तरह का डायग्राम टाइम पीरियड और m के बीच में बना सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर हमारे पास स्प्रिंग का मास 0 है, तब भी आपका टाइम पीरियड जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, देख लो आप लोग चाहो तो, इक्वेशन में आप लोग जब m इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, कैपिटल M इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तब भी टी स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ पर ये कैपिटल M है, ये 3m है, तो आपने जब कैपिटल M को 0 कर दिया तब भी कैपिटल M 0 होने पर टी स्क्वायर की फाइनाइट, मतलब कि यहाँ पर ये फाइनाइट वैल्यू है। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप लोग कैपिटल M को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टी स्क्वायर बढ़ता जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में। अब स्क्वायर की फॉर्म में ये बढ़ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लोप कम है इसका, है ना, अगर ये प्रोपोर्शनल होता तो स्लोप ऐसा होता,
ठीक है ना। टी स्क्वायर का वेटेज ज्यादा है, इसलिए ये ऐसा स्लोप आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये प्रोपोर्शनलिटी वाला है, जब टी प्रोपोर्शनल टू एम होता है ना, यहाँ समझो, वहां पे आपको पिक आ रहा होगा, तो यहाँ समझना, जब टी प्रोपोर्शनल टू एम होता है तो स्लोप ऐसा आता है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम है, इसलिए स्लोप थोड़ा सा ऐसा आएगा, ये कर्व होता है, तो ये कर्व ऐसा बनेगा स्क्वायर वाला। तो इस तरह का आपका CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो स्प्रिंग का मास अगर वेरी करता है तो आपको स्प्रिंग का मास लेना पड़ेगा वेरिंग मास की फॉर्म में, और वेरिंग मास की फॉर्म में आपको इस तरह से वेरी कराना पड़ेगा। जब स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो उसका मास जो है वो वेरी करता है, वाई एक्सिस पर मास ले लो इस तरीके से, तो ये वेरिंग मास कहलाएगा। ओके, तो ये नेट की प्रॉब्लम है आपकी। तो इस तरह से आपको समझना है कि जितने मासेस होते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म है, याद रखना। तो स्प्रिंग के मास की वजह से स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो कंसीडर अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ प्लेन यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रिड्यूस टू एक्सप्रेशन फॉर द कंपोनेंट जनरलाइज्ड फोर्स। तो सिंपल सा आपको जनरलाइज्ड फोर्स के कंपोनेंट देने हैं। तो मैंने आपको याद करवाया था जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, समझ में आ रहा है। जब आप जनरलाइज्ड फोर्स यूज में लेंगे, ठीक है, जब आप जनरलाइज्ड फोर्स यहाँ पे यूज में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर केवल काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगी। मैंने आपको याद करवाई थी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, तो ये वाली यूज में आएगी, याद रखना, है ना। ये आप लोगों ने याद भी करी होगी जनरलाइज्ड फोर्स की फॉर्म में। यहाँ पे आपको सिंपली दिया हुआ है कि आपका पार्टिकल पोलर सिस्टम में काम कर रहा है आर थीटा की फॉर्म में। तो जब आपका पार्टिकल पोलर सिस्टम में काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह के कोऑर्डिनेट्स फॉलो करेगा, ये मैंने आपको समझाया था। और पोलर के अंदर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी समझी हुई थी, वो इस तरह से काम में आती है पोलर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आर भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो आर की डायरेक्शन इधर कहलाती है, वो आर केप है, और थीटा इधर की तरफ है, मतलब थीटा इधर घूमता है, ये घूमा हुआ है थीटा, मतलब कि इधर है थीटा आपका, समझ में आ रहा है। और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, चाहे पोलर हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे कार्टेशियन हो, चाहे स्फेरिकल हो, इन सभी में ये ऑर्थोगोनल सिस्टम कहलाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो सारे कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब सारे ही कोऑर्डिनेट 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये जो थीटा केप है, ये जो आर केप है, ये आपका थीटा जा रहा है ना, तो ये थीटा केप इधर घूमेगा, ये इधर इधर, मतलब थीटा केप इधर होगा, तो आर केप इधर होगा। तो आर केप और थीटा केप इनमें भी एंगल कितना होगा? 90 का होगा। जैसे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनमें 90 का होता है, ठीक उसी प्रकार आर थीटा में एंगल कितना होता है? 90 का होता है। थीटा फाइव में अगर स्फेरिकल में जाओगे तब भी 90 का होगा। तो ये दोनों क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है, मतलब कि हर एक पॉइंट पर आपका थीटा केप आर केप से 90 प्लस होगा। तो यहाँ पे समझना है इस चीज को, आपके पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म इतनी वाली है ना, तो इसको आप जब फोर्स कंपोनेंट निकालोगे तो फोर्स बराबर एफ आर आर के प्लस एफ थीटा थीटा केप हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स आई के प्लस वाई जे केप, हम जानते ही हैं, मतलब कि ये हमारे पास हो जाएगा। फिर आर को कॉमन ले लो तो आर के बराबर हो जाएगा कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे केप। तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो, ऐसे भी यहाँ पर आई केप वर्क करता है और यहाँ पर जे केप वर्क करता है ना। ये थीटा एंगल है, तो हम लोग जानते हैं बेसिकली कि आर केप अगर आपको निकालना है तो कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस, सॉरी ये जे केप है और ये आपका आई केप है, तो आई केप और कंपोनेंट निकालो तो थीटा, प्लस जे केप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? जे केप निकालोगे तो कितना एंगल बन रहा है? एंगल कितना बन रहा है उसके साथ कोस ले लो, ये एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो कोस जे ले लो उसका 90 माइनस थीटा। कॉम्पोनेंट वही होता है कोज्या, मतलब कोसाइन, कोसाइन को कॉम्पोनेंट बोलते हैं। तो हमारे पास आर के बराबर कितना हो जाएगा? आई केप और कोस थीटा प्लस जे केप और साइन थीटा। अगर आपको थीटा केप के निकालने हैं कॉम्पोनेंट तो आप बस जस्ट एंगल चेक कर लो और कुछ मत करो। एंगल चेक करोगे तो आप ये देख लो कि थीटा केप ने आई केप से कितना एंगल बनाया, तो ये चेक कर लो, ये एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा, सही है ना। तो थीटा केप ने कितना एंगल बनाया आई केप के साथ में? कोस
90 प्लस थीटा। और थीटा केप ने जे केप से कितना एंगल बनाया? थीटा बनाया, ठीक है ना। तो जे केप के साथ बनाया थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जे केप कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर माइनस का आई केप साइन थीटा प्लस जे केप कोस थीटा। एक तो ये वाला तरीका है निकालने का कंपोनेंट, और एक तरीका और भी है, वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। वो तरीका ये वाला है कि आप लोग जानते हो आर बराबर ये होता है, आर बराबर होता है, तो आर को डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो कोस थीटा प्लस आई केप साइन थीटा जे केप, एक तो ये तरीका है आर केप निकालने का। दूसरा ये है कि थीटा केप आर केप से ऑलवेज 90 डिग्री आगे होता है। मैंने आपको ऊपर समझाया था कैसे होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि थीटा के बराबर 90 प्लस आर केप होता है ऑलवेज। थीटा बराबर 90 प्लस आर केप, तो थीटा के लिए हम लिखोगे तो आर को अगर थीटा में कन्वर्ट करना है थीटा केप में, तो ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा 90 प्लस होता है। ये हमेशा क्या होता है? 90 प्लस होता है। तो जब इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, तो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये ए एस टी सी से, तो माइनस का साइन थीटा आई के प्लस का कोस थीटा जे के, ये होगा ना। तो ये हो जाएगा। ऊपर मैंने आपको निकाल के दिया, दो तीन तरीके हैं। तो आर के बराबर ये होता है, थीटा के बराबर ये होता है, ठीक है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पोलर में आर के, आर और थीटा हो जाएंगे। तो पहले अगर मैं जब आर के रेस्पेक्ट में लिखूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर के माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर माइनस का डेल एफ अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर। मैंने सिंपली ये जो आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको यूज, ये वाली इक्वेशन को मैंने यूज किया हुआ है डी अपॉन डी टी, ये वाली। तो इसमें मैंने जस्ट क्यू के बराबर आर पुट करा है और कुछ नहीं है, पहला कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या करा यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर, क्योंकि क्यू के की जगह मैंने आर पुट कर दिया है ना। तो मैंने के लिए मैं जब लिखा इक्वेशन को तो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने जैसे ही एफ की वैल्यू पुट करी तो एफ आर के प्लस एफ थीटा के। जब मैंने आर वेक्टर को आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आर वेक्टर क्या चीज है? मेरे पास आर वेक्टर ये रहा। जब मैं इसको आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, तो कितना बच जाएगा? कोस थीटा आई केप साइन थीटा जे केप, है ना, ये बचेगा ना। तो मैंने आर वेक्टर को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कोस थीटा आई केप साइन थीटा जे केप, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली ऊपर ही। क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है आर केप, तो ये आर केप। फिर आप लोग आर केप का आर केप से डॉट लोगे तो वो कितना आएगा? 1 होगा, तो केवल एफ आर बच जाएगा। आर केप का थीटा केप से आप लोगे डॉट तो वो 0 हो जाएगा। तो जब इसको हमने डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद में एफ आर आ गया, और एफ आर बराबर मेरे पास, इसको मैंने सोल्व करता रहा। टी का मैंने आर डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर टी को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बहुत बार सोल्व कर चुके हो। तो टी हमारे पास मैंने ऊपर निकाल लिया था, बराबर क्या था। तो मेरे पास इसको पहले मैंने टी को आर डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा? 1/2 m टू आर डॉट, और तो कुछ होगा नहीं। टी को मैंने आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा? 1/2 m टू आर, ये है ना। बस ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, दोनों की वैल्यूज को नीचे पुट कर दिया है ना। तो दोनों की वैल्यूज को मैंने नीचे पुट कर दिया, तो और इसको एक बार टी के रेस्पेक्ट में फिर से किया तो एम आर डबल डॉट फिर माइनस का एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये तो सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एफ आर निकल जाएगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अगर आपको टेंजेंशियल निकालना है, मतलब थीटा वाला कंपोनेंट निकालना है, तो आपको दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? अब मैंने क्यू के को थीटा लिख दिया बस, और कुछ नहीं है। फिर मेरे पास आर वेक्टर बराबर जो था ना, आर कोस थीटा आई के प्लस आर साइन थीटा जे के, मैंने थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। जब मैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा निकालूंगा तो माइनस का आर कितना हो जाएगा? साइन थीटा आई के प्लस आर कोस थीटा जे के, यही तो आएगा। तो मैंने ये कर दिया, आर को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आर माइनस का आर साइन थीटा आई के प्लस आर कोस जे के, ठीक है ना।
फिर मैंने आर को बाहर निकाल लिया, आर को कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा क्या बन गया, वो बन गया थीटा के, ऊपर हम लोग निकाला हुआ है, तो आर थीटा के बन गया। ठीक है, फिर थीटा केप का थीटा केप से डॉट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1, और थीटा केप का आर केप से निकालोगे तो 0। इधर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर तो आपने टी को थीटा के डिफरेंशिएट किया, फिर टी को थीटा के रेस्पेक्ट में किया, तो ये तो 0 हो जाएगा। टी का थीटा केप के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। ओके, और टी का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो 0 लिख दिया मैंने, और सिंपली कितना हो जाएगा डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर 0, बराबर 0 नहीं है, -0 लिखा हुआ है यहाँ पे, -0 बराबर क्या हो जाएगा एफ आर आर के प्लस एफ थीटा थीटा के माइनस का आर साइन थीटा आई के प्लस आर। फिर इसको हमने किया सोल्व, तो इसका तो इससे 0 हो ही जाए, इसका 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, तो इसका इससे 1 हो जाएगा, इसका इससे 0 हो जाएगा, तो केवल थीटा वाला कंपोनेंट बच जाएगा, और यहाँ पर इतना बच जाएगा बस। तो इस प्रकार से आप फोर्स के दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हो, आर कंपोनेंट भी निकाल सकते हो और थीटा भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप लोग फिर से देखना, समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।